वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी 11वीं कविता है। अब नहीं आती बुलीन पर प्रीतमा। इसके लेखक हैं ज्ञानरंजन। लेखक परिचय। सन 60 के बाद की प्रतिभा संपन्न नई पीढ़ी के साहित्यकारों में ज्ञानरंजन नए प्रतिभावान हैं। सुपरिचित लेखक, पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामनाथ सुमन के पुत्र ज्ञानरंजन का जन्म 29 नवंबर 1936 ईस्वी को महाराष्ट्र के अकोला नामक गांव में हुआ। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन कार्य चुना। बहुचर्चित पत्रिका पहल का प्रकाशन और संपादन साहित्य जगत के इसी कीर्ति का एक अन्य प्रमुख आधार स्तंभ है। ज्ञानरंजन मनुष्य के सामाजिक संबंधों की पड़ताल करते हुए मानवीय अनुभवों की जड़ तक ले जाने वाली रचनात्मक संवेदना के लिए प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अनेक भारतीय विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियों का अनुवाद हुआ है। अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उनकी कहानियाँ लिखी गई है। इस कहानियों में ग्रोव प्रेस न्यूयॉर्क द्वारा फिल्मांकन की योजना भी क्रियाशील है। ज्ञानरंजन की विशेष रुचि जनवादी नाटकों के मंचन और सक्रिय तथा रचनात्मक प्रगतिशील साहित्यिक गतिविधियों में विशेष रूप से रही है। ज्ञानरंजन 7वें दशक के स्वतंत्रता प्राप्ति के मोह भंग से उभर कर आई आक्रोश में और तलख तेवर से युक्त नई पीढ़ी के अग्रणी साहित्यकार हैं, जिन्होंने कहानी लेखन में अपनी प्रवृत्ति और समकालीन कहानियों से अलग, विशेष और मजे हुए अंदाज में अर्थ की परखों की गहरी कलात्मकता के साथ खोला है। इसके प्रमुख कहानी संग्रह है फेस के इधर और उधर, क्षणजीवी यात्रा, सपना नहीं आदि, शेष होते हुए भी, दिव्यास्पनी, सीमाएं, आत्महत्या, घंटा और बहिर्गमन इनकी कुछ चर्चित एवं सृजनात्मक स्तर पर उच्च कोटि की कहानियां हैं। ज्ञानरंजन की पूरी रचना प्रक्रिया व्यंग्य के ताने बाने में सूक्ष्मता से बनी हुई है। इस क्रम में वह अपनी कहानियों के शिल्प के प्रति चेतन संगत दिखाई पड़ते हैं। कहीं वह वितरणों के द्वारा सपाट और सीधे ढंग से कथा को प्रस्तुत करते हैं, तो कई वर्णों में गहन अर्थयुक्त व्यंग सत्य भर देते हैं। ज्ञानरंजन की भाषा फंसी हुई है, सरल और जीवन के है। उसकी भाषा में विसंगति और विडंबना को बोध करने वाली व्यर्थ की शक्ति है। मन स्थिति के विश्लेषण स्थितियों के अतिरिक्त स्वरूप भरने एवं उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने की ज्ञानरंजन की भाषा अद्वितीय क्षमता है। भाव के रूप भाषा के चुनाव के ज्ञानरंजन अपने समय के साहित्यकारों और सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। उन्होंने परंपरागत मुहावरों, प्रचलित एवं लोकप्रिय भाषा रूपों और आधुनिक भाषा का बोध करने वाली वाक्य रचना का सशक्त प्रयोग किया है। पाठ का सार। प्रस्तुत लेखक ज्ञानरंजन की पुस्तक गड़बड़ खाना में संकलित है। यह लेख इलाहाबाद शहर के अतीत और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पास और दूर से संकलित करने का लेखन का बौद्धिक और भावनात्मक उपद्रव है। अंत इसे इतिहास, स्मरण, कहानी या जीवनी की परंपरा विधियों में ना बांधकर इन सब के मिले जुले रूप से लेखक का भावोद्गार या भावुक चिंतन कहा जा सकता है। इस पाठ में लेखक के समय के भूस्खलन में दबे गए शहर इलाहाबाद को खोजने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास को इनके लेखक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कौसांबी और माचू पिच्चू की खोज की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी मानता है। इलाहाबाद के बारे में पहले भी अनेक साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें केशव चंद्र वर्मा, श्री राम वर्मा, देवी प्रसाद मिश्र और
भैरव प्रसाद गुप्त प्रमुख है। दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों पर खुशवंत सिंह, दिनकर, गलीव, सत्यजीत रे, रघुवीर साय जैसे लेखकों ने लिखा है, लेकिन लेखक की दृष्टि से इन टोपियों या किताबों में इन शहरों में सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया है। लेखक ने इस पाठ में निराला, अग्नि, मुक्तिबोध, धर्मवीर, भारती और मलेज के प्रसंगों से साहित्यिक पृष्ठभूमि में इलाहाबाद की छवि को रुखेने का प्रयत्न किया है। इलाहाबाद की जिनकी तुलना कभी पेरिस से की जाती थी, विश्व का एकमात्र ऐसा शहर होगा जिसने इतने रचनाकार दिए हैं। पंत निराला, महादेव बच्चन, राजकुमार वर्मा और अनेक नामों की गणना इसमें की जा सकती है। अग्नि, प्रभाकर, मछुए आदि अनेक साहित्यकार इलाहाबाद अपनी नौकरियों या अन्य कारणों से आते जाते रहे। इतनी महान विभूतियों का यह शहर उत्तर आधुनिक काल का कोई विशेष योगदान नहीं दे सका। लेखक के अनुसार ये एक महान स्थिति ही है, जबकि इस शहर में दूसरी कतार के साहित्य की भी कभी नहीं रही। लेखक का मानना है कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हुए भी इलाहाबाद के लेखकों ने बहुयात आगमन के परिगमन होता रहा। इसलिए लेखक अपने युवा काल में अनेक स्थानीय और एवं साहित्यकारों के संपर्क में आते रहा। यूँ भी बनारस की तुलना में लेखक के अनुसार इलाहाबाद उच्च साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख एवं सफल केंद्र रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शताब्दी के मध्य में इलाहाबाद के पर्यटन और भावी रूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शताब्दी के मध्य में इलाहाबाद के तख्त पर भावी स्वरूप से तख्त विशेष करते हुए लेखक यह अनुभव करता है कि अंग्रेजी का प्रभाव इलाहाबाद में गहराई तक फैल चुका था, जिसे उस समय अनुभव नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता का परिदृश्य इतना हावी था कि जड़ में लगे अंग्रेयत के कीड़े को उस समय पहचाना ही नहीं जा सका और ना ही इलाहाबाद के बदलते स्वरूप को समझा जा सका। लेखक की दृष्टि में इस बदलाव को निराला ने अपने समय में पकड़ा था और शिक्षक के रूप में ली गई उनकी ये पंक्तियाँ अब नहीं आती। पुलीन पर प्रीतमा उस बदलाव में प्रमुखता से व्यक्त करती है। इलाहाबाद का साहित्यिक स्रोत सूखा आरंभ हो गया था, फिर भी परिपल समूह जो रचनाशील साहित्यों को प्रेरक बिंदु रहा। इलाहाबाद के इसे बदलते साहित्य स्वाद को निराला ने बहुत पहले ही जान लिया था और अपनी इन पंक्तियों में उस पर संकेत भी किया है। लेखक के जमीन पर आसमान तक फैले व्यक्तित्व के अत्यंत प्रभाव था। निराला की मुँह बोली बहन महादेवी वर्मा ने उस जब बीन में भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी जैसी प्रेम पगी रहस्यात्मक कविताएं लिख रही थी। निराला की इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखी गई बहुचर्चित और बहुव्याख्यातित यथावादी रचना वह तोड़ती पत्थर सामने आती है, जिसने उस समय के युवा वर्ग को एक नवीन उत्कृष्ट समाजवादी दृष्टि प्रदान की थी। लेखक के अनुसार इस कविता के माध्यम से निराला ने अधिकालीन इलाहाबाद की प्रमुख प्राकृतिक और उसके स्वरूप का गहरे तक विश्लेषण किया है। इलाहाबाद उस समय देश के राजनीतिक, शैक्षिक, साहित्य, धार्मिक सभी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इलाहाबाद की तीन प्रमुख धाराओं राजनीति, शिक्षा और धर्म, जो इलाहाबाद की गंगा, यमुना, सरस्वती थी, यथेति शक्तिशाली, प्रतिष्ठा एवं संपन्न धाराएं थी। उनके चिंतन में मजदूर भी कहा विद्यमान नहीं था। निराला जब इस कविता में इलाहाबाद को रखते हैं तो वह वास्तव में इलाहाबाद की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति की ओर व्यंग्यात्मक संकेत करते हैं। वह उस शल्यत उपेक्षित मजदूर की बात करते हैं जिसमें श्रम की सर्दियों का संसार कवियों ने गान किया है, लेकिन इलाहाबाद के बुद्धिजीवी वर्ग के चिंतन में उसका कोई स्थान नहीं था। अतीत के जरखों से
देखते हुए लेखक का मानना है कि वर्तमान में इलाहाबाद ना तो पुराना ही बचा और ना ही नया बन सका। विश्वविद्यालय और धर्मस्थल सभी द्वीपों की इस सिमट चुके थे। इलाहाबाद को भविष्य में इनसे ऊपर उठकर अलग बनना था, किंतु इन सभी संस्थाओं में बुनियादी रूप से कुशिक्षा, अन्याय और धर्महीनता पर कर चुके थे और उसी के परिणामस्वरूप इलाहाबाद की सड़क पर दिन तोड़ हिंसा और रक्तपात होने लगा। लेखक के अनुसार शहर की अपनी प्रकृति होती है। लेखक वर्तमान में इलाहाबाद के विमर्श दृष्टि से देखता है कि क्योंकि उसके अनुसार कई शताब्दियों तक इलाहाबाद राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों का आगामी शहर रहा। अतीत में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय और धर्मस्थल उसके महत्व और प्रभाव का आधार रहे हैं। साहित्यकार मलयज से लेखक का परिचय इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस तक रहा है। वह दुर्बल, कोमल, शीलित और खामोश व्यक्तित्व के कुछ बेचैन से व्यक्तित्व थे, किंतु उसमें साधारण का गहरा धैर्य था। मलगज का गद्य पाठीय समर्थ और रचना शैली की मौलिकता से युक्त था। लेखक की दृष्टि से स्रोत स्मृति का आलोचना उनकी आलोचक प्रतिभा के परिचायक थी और अशोक वाजपेयी पर की गई साहसपूर्ण, सच से युक्त टिप्पणियां अत्यधिक पसंदनीय थी। मलयज ने आलोचना के क्षेत्र में अलग नहीं राह बनाई थी और वह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि असमीय निर्धन में साहित्य संचार में आलोचना के शिशित पर वह उदय होने के साथ साथ ही अस्त भी हो गए। आग्ने को लेखन ने कभी इलाहाबाद की हरी भरी सुनसान सड़कों पर चहलकदमी करते देखा और कभी कॉफ़ी हाउस में आग्ने जब खामोश रहते थे, जब उसका व्यक्तित्व महावीर या किसी देवता की मूर्ति की तरह लगता था। आग्ने के साथ मित्रता चलने वाले कोई नहीं था। पीछे पीछे भक्त की तरह चलने वाले अनेक लोग हुआ करते थे। आग्ने ने अपनी मूर्तिवत रूप से स्वयं की सूझबूझ से गढ़ा था। लेखक के उस युवा काल के मित्र देव कुमार को एक दिन की बोहेमियन कवित्री के नाम आग्ने के हाथ का लिखा एक मुर्जा मिल जाता है। उसमें फिर कवित्री को एकांत साहित्यिक तख्त पर आने वाले का निमंत्रण दिया गया था। लेखक इस घटना से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कभी कभी आग्ने जैसा परिकृष्य गढ़ा हुआ व्यक्ति भी इस तरह रिलैक्स कर जाता है। यूं ही आग्ने प्रचलित समयानुकूल एकांत के साथ पर सारा जीवन जुबे एकांतों के लिए प्रयास करते रहे। मुक्तिबोध की पहली बार लेखक की गिरिजा कुमार के साथ देखा था, जो एक आकाशवाणी के तत्कालीन निर्देशक थे। उन्होंने खुले मंच पर काव्य पाठ का आयोजन किया था, जिसमें नई कविता के अनेक दिग्गज कवि आए थे। वहां मुक्तिबोध की अपनी ओरांग उटांग नामक कविता पढ़ी थी, जिसे सुनकर उपस्थित सभी श्रोता एवं स्वयं लेखक भी सन्न रह गए थे, क्योंकि आम वह आदमी को उसे भविष्य की कविता की मुक्तिबोध से पहली बार मिलने का अनुभव लेखक के लिए मैट्रिनी आइडियल का फिल्मी सितारे पर पा लेने जैसा अनुभव था। उसके बाद लेखक अनेक प्रकार जबलपुर में मुक्तिबोध से संपर्क में आए। इलाहाबाद में वह ऐसा समय था जब किसी रचनाकार की रचनात्मक अपनी इच्छा और प्रतिभा के अतिरिक्त सहवत, शहर और मोहब्बत, इन तीन बाहरी चीज़ों से पुष्टपूरित होती थी। लेखक के अनुसार इलाहाबाद की अपनी अनेक गोपनीयताएं या चुप्पियां जिन्हें जान पाना उतना ही कठिन है जितना चोटियों और तितलियों के मूल स्थान को जान पाना। इलाहाबाद को खोज पाना एक कठिन रचनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि उसे तस्से, फावड़े, कैमरे, दूरबीन या किताबी पन्नों जैसे किसी बाह्य उपकरण की सहायता से नहीं खोजा जा सकता। उसके लिए सांस बंद कर गहरे तक उसमें डूब जाने की आवश्यकता है। इलाहाबाद को जाने के लिए लेखक ने यही शैली अपनाई है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह शहर कभी भी किस चमकीले शहर को पछाड़ नहीं सकता। किसी शहर की पहचान को यदि किसी उन्नत या शिक्षक में बांधने का प्रयास किया जाए तो यह निष्कर्ष कठिन कार्य होगा। इसी तरह के प्रयासों में न्यूयॉर्क को
वर्कशॉप पेरिस को अब कब्रिस्तान, लंदन को बिग डेल लड़कों का शहर, दिल्ली को हाजी आदि को संज्ञा दी गई है। लेखक ने इलाहाबाद को सबसे शानदार और दमदार अरुंदों का शहर माना है, जिसमें गहरी गोपनीयता विद्यमान है। ये गोपनीयता इलाहाबाद के पुराने इलाकों और गलियों में के जाल में बंद मकानों में देखी जा सकती है। इस अनपढ़ सी रचना के अंतर्गत में लेखक ने ग्रीक कवि केफ्की की कविता सिटी उत्कृष्ट की है, जिसमें कवि ने किसी शहर से व्यक्ति के गहरे संबंध को जुड़ाव को व्यक्त किया है। लेखक ने अंत में अपनी और अपने शहर की प्रकृति के अनुरूप इस कविता के माध्यम से इलाहाबाद के साथ अपने संबंध और लगाव को व्यक्त किया है। प्रमुख विचार बिंदु प्रस्तुत करना इलाहाबाद शहर के प्रति लेखक के गहरे जुड़ाव और संवेदना का परिणाम है, जिसे लेखक ने बौद्धिक और भावनात्मक उपद्रव कहा है। लेखक ने इस पाठ में इलाहाबाद को अतीत और वर्तमान के संदर्भ में खोजने का प्रयास किया है। लेखक ने अनुसार इलाहाबाद में जितने अद्वितीय साहित्यकार हुए उतने किसी अन्य शहर में नहीं हुए, जिसमें पंत निराला, महादेव बच्चन, इंद्रचंद जोशी, धर्मवीर भारती आदि अनेक रचनाकारों की गणना की जा सकती है। इलाहाबाद आते जाते रहने वाले साहित्यकारों के अग्नि प्रभाकर, मचवे आदि के नाम प्रमुख हैं। अग्नि, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती और मलयज का स्मरणात्मक वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। आर्थिक दृष्टि से इलाहाबाद एक विभिन्न शहर है, फिर भी बगल के शहर बनारस और लखनऊ की तुलना में यह साहित्यिक गतिविधियों और साहित्यकारों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। लेखक ने निराला की कविताओं में अब नहीं पाती पुल्लिन पर प्रियतमा और वह तोड़ती पत्थर को इलाहाबाद के तत्कालीन बदलते परिदृश्य को संकेतित करने वाला प्रदेश दस्तावेज माना है। अंग्रेज़ों के प्रभाव से इलाहाबाद के जीवन में आने वाले परिवर्तन को कविता के माध्यम से और उस समय उपेक्षित मजदूर वर्ग की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास वह तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से किया है। इस संदर्भ में लेखक ने धर्मवीर भारती के उपन्यासों गुनाहों के देवता का उल्लेख किया है, जिसमें धर्मवीर भारती ने निराला की पंक्ति अब नहीं आती पुल्लिन पर प्रीतम वह व्यक्त इलाहाबाद के बदलते परिदेश के विरुद्ध रोमनी प्रेम कथा का वर्णन किया है। परिबल समूह ने भी भीतर ही भीतर धर्मवीर भारती को नकार दिया था। इसी प्रकार रेणु के मौला हचन और श्री कृष्ण शुक्ल रगदरवारी के बारे में भी इलाहाबाद में बहुत विस्थापित मत रहे। निराला एक विशाल पुरुष देह के व्यक्ति थे, किंतु उनका मन कोमल स्त्री का था। उनके व्यक्तित्व में यह एक अद्भुत संतुलन था, किंतु बाद में तो उनके जीवन में असंतुलन में बदल गया। निराला बाहरी तौर पर तुलसी, मार्क्स और शेक्सपियर और प्रभावी देखते थे और पर उनके साहित्य की गहराई को नापता इतना सहज नहीं था। उनका साहित्य समाज के गहन अध्ययन और अन्वेषण का परिणाम था। इलाहाबाद कभी शिक्षा, साहित्य, राजनीति और धर्म का केंद्र स्थल रहा, किंतु उत्तर आधुनिक युग में आकर वह पलप हो गया। लेखक की केंद्रीय चिंता इलाहाबाद के बदलते स्वरूप को तीस्त्रीय के प्रति है। उन परिस्थितियों का विश्लेषण करता है जिन्होंने ना तो पुराने इलाहाबाद को पुराना रहने दिया और ना ही वह नया बन सका। इसका कारण यह मुख्य रूप से विश्वविद्यालय धर्म स्थलों का पदभ्रष्ट एवं कर्तव्य विमुख होना मानता है। शहरों की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए लेखक कहता है कि इलाहाबाद ऐसा शहर है जिसकी व्यापकता सदियों तक फैलती रही है, किंतु धीरे धीरे इस शहर का प्राण तत्व समाप्त होने लगा। इलाहाबाद के साहित्यिक परिदृश्य के मचयज एक तेजस्वी व्यक्तित्व थे। मलयज के ने कहानीकार के अतिरिक्त व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अग्नि की छवि नैतिक द्वीप में युक्त था। ये वह पर्याय इलाहाबाद की सड़कों पर चहल कदमी करते या कॉफ़ी हाउस में बैठते थे। अग्नि के पीछे चलने वाले पर्सन्स तो थे, पर उनके साथ चलने वाले मित्र नहीं दिखाई देते थे। पर अपने मूर्तिवत रूप से अग्नि ने बहुत साधना से स्वयं गढ़ा था। लेखक और उनके साथियों के साथ घंटी का एक घड़ा से लेकर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अग्नि सारा जीवन अपने अजूबे एकांतों के लिए प्रयास करते रहे। उन्हें प्रचलित एकांत प्रिय नहीं थे।
इलाहाबाद में मुक्तिबोध से लेखक का प्रथम परिचय एक कवि सम्मेलन में पढ़ी गई उनकी कविता ओराग उकटांग के माध्यम से हुआ, जिसके लेखक मुक्तिबोध के प्रभावित हुए क्योंकि उनकी कविता युवाओं के भविष्य की कविता थी। इलाहाबाद शहर का आंतरिक विश्लेषण हुए लेखक कहता है कि इलाहाबाद के बारे में ऐसे अनेक सत्य तथ्य हैं जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई, रहस्य की तरह उन पर सदैव पर्दा ही पड़ा रहा। इसलिए इलाहाबाद के वास्तविक स्वरूप को खोजना पाना किसी रचनात्मक कार्य की तरह उतना ही कठिन है जितना चींटियों के निवास स्थान पर तितलियों के विराम स्थल की खोज पाना। उनके लिए पानी की गहराई तक जाने वाले के लिए गोताखोर के तरह धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इलाहाबाद की खोज के लिए लेखक ने इसी शैली को अपनाया है कि लेखक अंत इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इलाहाबाद ना तो तड़क भड़क वाला शहर था और ना ही कभी हो सकता है। किसी शहर की पहचान के लिए यदि उपकथ या शीर्षक चुना जाए तो कहा जा सकता है कि शानदार और चमकदार अमरूदों के शहर में गहरी गोपनीयता है। पाठ के अंत में लेखक ने प्रसिद्ध ग्रीक कवि केविकी की कविता के माध्यम से इलाहाबाद के प्रति उस गहन संवेदना और जुड़ाव को व्यक्त किया है जिस आधार पर लेखक ने इस पाठ में इस शहर को विश्लेषित एवं मूल्यांकित किया है। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।